ये 21st सेंचुरी जो है वो टेक्नोलॉजी ड्रिवन सेंचुरी है। और मुझे बिल्कुल याद है 2009 दीपावली के बाद ये जो मिनिस्टर बंगलो है वहाँ पे एक कम्युनिटी हॉल है, और कम्युनिटी हॉल में सारे मिनिस्टर्स, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली और संगठन के लोग और बाकी सब लोग इकट्ठे होते हैं और दीपावली की स्नेह मिलन पे ये करते थे। और वहाँ पे नरेंद्र भाई कोई न कोई, मतलब ये स्नेह मिलन भी होता था और उसके साथ कोई न कोई मैसेज भी मतलब उस प्लेटफॉर्म से देते थे। उसमें एक बार उन्होंने मुझे कहा कि भाई आपको सबको ये सोशल मीडिया का इम्पोर्टेंस के बारे में बताना है। अब मैं इस दौर की बात कर रहा हूँ जहाँ पे व्हाट्सएप मेरे ख्याल से 2010 में आया, या व्हाट्सएप आया था कि नहीं आया था मुझे मालूम नहीं, शायद नहीं आया था, मगर ट्विटर नया नया था और फेसबुक भी नया नया था। और नरेंद्र भाई ने ये जो टूल्स जो थे वो नए नए थे, जिनका नाम भी मतलब उसमें से 90% लोग वहाँ पे बैठे थे, उनको तो ट्विटर क्या है वो सब कुछ मालूम भी नहीं था। और नरेंद्र भाई ने ठोस पूर्वक कहा था कि ये शताब्दी जो रहे 21st सेंचुरी है, इनकी ये ड्राइविंग फोर्स रहेंगे। लाइफ विल बी मतलब रिवॉल्व्ड अराउंड दिस टूल्स, ये प्लेटफॉर्म, और जितना जल्दी हम इस पे आ जाएंगे उतना हम इफेक्टिवली काम कर पाएंगे। और बाद में उसने कहा कि किसी मतलब गवर्नेंस में जो नरेंद्र भाई जो बात करते हैं मैक्सिमम गवर्नेंस मिनिमम गवर्नमेंट, तो बोलते हैं कि ये ऐसे जो टेक्नोलॉजी ई गवर्नेंस और बाकी सब जो टूल्स जो है जितने पॉपुलर होंगे उतना गवर्नेंस फास्ट होगा, गवर्नेंस इफेक्टिव होगा और गवर्नेंस ट्रांसपेरेंट होगा। और इसको सब मतलब सब सारे जो है उनको इस चीज़ को समझना है और इस चीज़ में जाना है। तो तब मैं जब ये पूरा प्रेजेंटेशन करके नीचे स्टेज के नीचे आए थे तब बहुत सीनियर लोगों ने मुझे बताया कि ये सब आकाशी ख्याल है, ये सब ख्वाब है। क्या ऐसे पॉलिटिक्स हो सकता है? क्या ऐसे कोई ट्विटर और फेसबुक की वजह से राजनीति हो सकती है? और बोलते कि इट इज़ नेक्स्ट टू सिंबल, ये कार्यक्रम यहाँ पे हुआ, आपका प्रेजेंटेशन हुआ, बात खत्म, ये कोई नहीं। आज आप देखिए हम लोग 2022 में बैठे हैं कि कोई भी ऐसा नहीं है जो, और नरेंद्र भाई ऐसे एकमात्र पॉलिटिशियन थे मतलब जो जिसके लिए स्टेट्समैन मैंने बोला वो थे, जो उन्होंने 2009 में एक नैरेटिव सेट किया था। और ऐसे होता है कि सेंट्रल पॉलिटिक्स में जो नेता होते हैं उनको स्टेट के नेता फॉलो करते हैं, ये उल्टा हुआ। ये स्टेट के नेता थे और पूरे देश के लोगों ने उनको फॉलो करना शुरू कर दिया। सारे लोग उसके बाद ट्विटर पे आए, सारे लोग जो लोग ट्विटर का मजाक उठाते थे, मतलब पे एक्टिव होने का मजाक उठाते थे, आज आप देखिए कि सारे लोग उन पे है। तो ये हिंदुस्तान की राजनीति में, हिंदुस्तान की जो पॉलिटी है उसमें एक नया चैप्टर, इंक्लूजन ऑफ डिजिटल मीडिया फॉर इफेक्टिव कम्युनिकेशन, इफेक्टिव गवर्नेंस, और ये जो है ये नरेंद्र भाई ने शुरू किया। मैं गुजरात टूरिज्म में डायरेक्टर था। हम लोग बात कर रहे हैं सस्टेनेबल डेवलपमेंट की। आज यूनाइटेड नेशन ने 2015 में सस्टेनेबल डेवलपमेंट मतलब 2015 टू 2030 इनके बीच का जो पीरियड है उसमें सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स की बात करें, वो बात आई 2015 में। नरेंद्र भाई ने 2010 में डांग जैसे जो मतलब वनवास क्षेत्र है और वहाँ पे फॉरेस्ट कवर जाता है, लाइवलीहुड के दूसरे कोई मीन्स नहीं है, उस इलाके में क्या कर सकते हैं, उस एरिया में क्या कर सकते हैं, तो उनकी सोच थी। और आपने सापुतारा का नाम सुना होगा। सापुतारा जो है वो गुजरात का एकमात्र हिल स्टेशन है, और नरेंद्र भाई की सोच ऐसी थी कि ये सापुतारा को ऐसे कैसे डेवलप किया जाए, डांग को ऐसे कैसे डेवलप किया जाए जिसकी वजह से सस्टेनेबल डेवलपमेंट हो। सस्टेनेबल डेवलपमेंट मतलब डेवलपमेंट ऐसा हो जो लोगों को लाइवलीहुड भी प्रोवाइड करे और उससे एनवायरनमेंट को भी कोई डैमेज ना हो, एनवायरनमेंट भी सुरक्षित रहे। और उसमें नरेंद्र भाई की सोच ऐसी थी कि ये जो टूरिज्म जो है वो एक ऐसा माध्यम है जिनकी वजह से ये हम अचीव कर सकते हैं। नरेंद्र भाई जब हिमाचल प्रदेश में संगठन का काम कर रहे थे, वहाँ पे रोशन ठाकुर करके एक पैराग्लाइड पायलट थे, उनके साथ वो उनके कंटेक्ट थे और उनके साथ नरेंद्र भाई पैराग्लाइडिंग कर रहे थे। 90s में वो मनाली वगैरह में जब जाते थे तब रोशन ठाकुर उनको पैराग्लाइड करवाते थे।
तो नरेंद्र भाई ने वो रोशन ठाकुर का मुझसे कांटेक्ट करवाया और उनका कि आप इनसे बात करो और देखो कि सापुतारा में क्या हो सकता है। सापुतारा ऐसा खूबसूरत, डांग ऐसी खूबसूरत जगह है जो 4 महीने मानसून के होते थे। सारे लोग ऐसे सोचते हैं कि भाई मानसून में डांग में जाने का क्या मतलब। हमने स्टेटिस्टिक निकलवाया था उस वक्त कि मानसून का जो पीरियड था 4 महीने का, उसमें सापुतारा में जो होटल थी उसकी 10% ऑक्यूपेंसी रहती थी, कोई ज़्यादा ही नहीं था। नरेंद्र भाई ने ये सोचा कि इतनी खूबसूरत जगह है, इतना अच्छा यहाँ पे मानसून होता है और लोग इनकी कोई मजा नहीं रहे, तो उन्होंने कहा कि इसको डेवलप करना है। तो पैराग्लाइड मतलब पहले उन्होंने मानसून फेस्टिवल वहाँ शुरू किए। पहले साल में मानसून फेस्टिवल में जो 10% ऑक्यूपेंसी सापुतारा होटल की रहती थी वो 110 या 112% ऑक्यूपेंसी होगी। मतलब इतने सारे लोग वहाँ पे आए और आज तो आप सुन के आपको बहुत अच्छा लगेगा कि इतना ट्रैफिक वहाँ पे बढ़ गया है कि जो रोड वगैरह था उसको 4 लाइन बनाने अभी इस बजट में ये अनाउंसमेंट हुआ। तो ये जो उनकी जो सोच थी पर्यावरण को साथ में रखते हुए एम्प्लॉयमेंट जनरेट करना, वो मैंने नज़दीक से अनुभव किया। इसके पहले जो वाइट डेजर्ट जिसको बोलते हैं, जहाँ पे रण महोत्सव होता है, कोई सोच भी नहीं सकता कि ऐसे डेजर्ट इलाके में इतने सारे लोग 3 महीने तक आएंगे, यहाँ पे रहेंगे और यहाँ पे ऐसा कोई फेस्टिवल हो सकता है, ये कोई टूरिस्ट डेस्टिनेशन के रूप में डेवलप हो सकता है। नरेंद्र भाई जब 70s में संघ के काम कर रहे थे तब वहाँ पे जा रहे थे और उन्होंने देखा कि ऐसी खूबसूरत जगह शायद प्लेनेट में कहीं पे नहीं है और उनके मन में तब से था कि यदि एक दिन मौका मिलेगा तो मैं इस जगह को डेवलप करूँगा। उनको मौका मिला, वो चीफ मिनिस्टर बने और उन्होंने ये जो वाइट डेजर्ट धोडो जिसको बोलते हैं, वहाँ पे रण महोत्सव हो रहे। आज पूरे देश की जो कॉन्फ्रेंस, चाहे वो जुडिशल कॉन्फ्रेंस हो, पुलिस ऑफिसर्स की, डायरेक्टर जनरल की कॉन्फ्रेंस हो, बड़ी बड़ी कॉन्फ्रेंस वहाँ पे हो रही है और पूरे दुनिया से ये जो रण महोत्सव है वो ग्लोबल टूरिस्ट डेस्टिनेशन बन के गया। नरेंद्र भाई हमेशा कहा करते थे और हमारे साथ जब भी बातचीत हम उनके मिलने के लिए गए थे तो टेक्नोलॉजी की जब बात होती है तो बोलते हैं कि फेसलेस एडमिनिस्ट्रेशन जो है वो ट्रांसपेरेंट गवर्नेंस के लिए बहुत ज़रूरी है। फेसलेस एडमिनिस्ट्रेशन मतलब ऐसी गवर्नेंस की व्यवस्था जिसमें जो एक जो एप्लीकेंट है, जो अपना कोई काम के लिए जाता है वो, और जो ऑफिसर्स है, उनका आमना सामना नहीं होना है। वो जब आमना सामना एक दूसरे का होता है तब बातचीत होती है और वहाँ से कुछ जो नहीं होनी चाहिए वो बात वहाँ से शुरू होती है। उन्होंने कहा कि ऐसी व्यवस्था हमें करनी चाहिए कि जिसमें ये ऑफिसर्स जो डिसीजन ले रहा है, जो फाइल डील कर रहा है, उनको ये पता ही नहीं होना चाहिए कि मैं किसकी फाइल डील कर रहा हूँ। और जब ये व्यवस्था जब आ जाएगी तब एक ट्रांसपेरेंट और नॉन करप्ट एडमिनिस्ट्रेशन हम लोग दे पाएंगे। और बहुत सारी जगह पे हुआ। मैंने जीपीएससी में भी इसके बहुत सारे इंटीग्रेटेड एप्लीकेशन स्क्रूटिनी सिस्टम जैसे बहुत सारे टूल्स जो है वो नरेंद्र भाई से प्रेरणा लेके इंट्रोड्यूस किए।